हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन, सेल रिएक्शन और नस्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोगों को पढ़ना है कंप्लीट गैल्वेनिक सेल, इट्स रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन एंड नस्ट इक्वेशन। कंप्लीट गैल्वेनिक सेल क्या होता है? कंप्लीट गैल्वेनिक सेल सेल रिएक्शन, उसमें कौन सी रिएक्शन होती है? रिप्रेजेंटेशन, उसको हम लोग पेपर पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और उसके लिए नस्ट इक्वेशन क्या होती है। कंप्लीट गैल्वेनिक सेल, सेल रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन एंड नस्ट इक्वेशन। तो जब हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था तो उसमें हमने कहा था कि हम लोग दो अलग अलग कंपार्टमेंट यानी कि दो हाफ सेल को एक साथ जब एक्सटर्नली एक कंडक्टिंग वायर से और इंटरनली एक साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देते थे तो ये जो सेल बनता था यही होता था कंप्लीट गैल्वेनिक सेल। और इस गैल्वेनिक सेल में लेफ्ट साइड में जो हाफ सेल होता था वो होता था एनोडिक हाफ सेल और राइट साइड में होता था कैथोडिक हाफ सेल। एनोडिक हाफ सेल एंड कैथोडिक हाफ सेल। तो कंप्लीट गैल्वेनिक सेल क्या होगा बेटा? जब हम दो हाफ सेल को एक्सटर्नली एक कंडक्टिंग वायर और इंटरनली एक साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं जिसमें कि एनोडिक हाफ सेल लेफ्ट साइड में रखते हैं और कैथोडिक हाफ सेल या रिडक्शन हाफ सेल को हम लोग राइट साइड में रखते हैं, तो इस सेल का नाम आप हो जाएगा कंप्लीट गैल्वेनिक सेल। तो हम लोग जरा डेफिनेशन लिख लें कि गैल्वेनिक सेल क्या होगा या कैसे बनेगा। हम लोग लिखेंगे गैल्वेनिक सेल इज फॉर्म्ड बाय connecting two half cell। और ये टू हाफ सेल कौन कौन से होंगे? एनोडिक हाफ सेल या ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड कैथोडिक हाफ सेल या रिडक्शन हाफ सेल बाय a conducting wire externally and salt bridge internally in which anodic half cell is present on left hand side and cathodic half cell
is present on राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, कि कंप्लीट गैल्वेनिक सेल कैसे बनेगा। गैल्वेनिक सेल इज फॉर्म बाय कनेक्टिंग टू हाफ सेल। दो हाफ सेल को कनेक्ट करेंगे। हमको पता है दो हाफ सेल कौन होते हैं, एक होता है एनोडिक हाफ सेल और दूसरा होता है कैथोडिक हाफ सेल। और इनको कनेक्ट कैसे करते हैं, एक्सटर्नली एक वायर से कनेक्ट करते हैं, कंडक्टिंग वायर से, और इंटरनली साल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं। और एनोडिक हाफ सेल को हमेशा हम लोग रखते हैं ऑन लेफ्ट हैंड साइड और कैथोडिक हाफ सेल को रखते हैं राइट हैंड साइड। जैसे हम अगर सिंपल बनाएं तो अगर ये एनोडिक हाफ सेल है, एनोडिक हाफ सेल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा जिसको एनोड बोलेंगे, और दूसरा हाफ सेल जिसको हम लोग कैथोडिक हाफ सेल बोलते हैं, इसमें भी एक इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। और इस एनोड और कैथोड को एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं और इलेक्ट्रोलाइट को साल्ट ब्रिज के थ्रू कंडक्ट कर देते हैं। तो यही अरेंजमेंट कहलाता है कंप्लीट गैल्वेनिक सेल। ठीक है बेटा, तो कंप्लीट गैल्वेनिक सेल, एक एनोडिक हाफ सेल ये रहेगा लेफ्ट साइड में, कैथोडिक हाफ सेल रहेगा राइट साइड में। इसको वायर से, कंडक्टिंग वायर से, कनेक्ट करेंगे और इंटरनली इसको साल्ट ब्रिज से। तो ये जो सेल बनेगा इसको बोलेंगे कंप्लीट गैल्वेनिक सेल। ठीक, अब कंप्लीट गैल्वेनिक सेल समझ में आ गया कि दो हाफ सेल को आप वायर और साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दो तो बन जाता है। तो फिर यहाँ पे आ जाता है कि हाफ सेल कितनी तरीके के होते हैं। जैसे हमने ये तो पढ़ा था कि एक एनोडिक हाफ सेल होता है, कैथोडिक हाफ सेल होता है, लेकिन उसमें भी कितने तरह के एनोडिक हाफ सेल हो सकते हैं और कितने तरह के कैथोडिक हाफ सेल हो सकते हैं। तो हम नेक्स्ट जरा देख लें, टाइप ऑफ हाफ सेल। तो बेसिकली ये चार तरह के, 4 टाइप्स के हाफ सेल होते हैं। और 4 टाइप्स में से आप एक पहला वाला टाइप अब तक पढ़ते आ रहे हो। पहले वाले सेल में आपने क्या लिया था, एक मेटल की रॉड ली थी जो इलेक्ट्रोड का काम करता था, और इसी मेटल का एक सॉल्युबल सॉल्ट लिया था। तो इस तरह के हाफ सेल को बोलते हैं मेटल सॉल्युबल सॉल्ट हाफ सेल। हाफ सेल ऐसा हाफ सेल जिसमें आपने एक मेटल की रॉड और उसी मेटल के कैटायन का सॉल्युबल सॉल्ट लेते हैं, तो इस टाइप के हाफ सेल को बोलते हैं मेटल सॉल्युबल सॉल्ट हाफ सेल, या इसको सिंपल बोलते हैं मेटल आयन हाफ सेल। अब दोनों नाम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेटल आयन हाफ सेल। इस टाइप के हाफ सेल में हम लोग कोई मेटल लेते हैं, एक मेटल लेते हैं, और ये मेटल काम करता है इलेक्ट्रोड का, और इसी मेटल का सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ
मेटल लेते हैं तो ये काम करता है इलेक्ट्रोलाइट का। जैसे हम लोग अब तक जो हाफ शेल बना रहे थे, तो एनोडिक हाफ शेल जब बना रहे थे तो हमने जिंक लिया था, मतलब मेटल की रॉड, और इसका सॉल्युबल साल्ट यानी कि जिंक सल्फेट, जिंक की रॉड ली थी और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो इस तरह का जो हाफ शेल बनता है जिसमें एक मेटल की रॉड अपने ही साल्ट के इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डीप होता है, इस तरह के हाफ शेल को बोलते हैं मेटल मेटल आयन हाफ शेल। इसी का अगर हमको कैथोडिक हाफ शेल बनाना है तो भी हम कोई एक मेटल लेंगे। अब तक हम लोग कॉपर लेके चल रहे थे, और इसी मेटल का, जो मेटल की रॉड है, उसी मेटल का कोई सॉल्युबल साल्ट यानी कि हम लोग कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते थे, तो ये बनता था कैथोडिक हाफ शेल। एनोडिक हाफ शेल पे जो रिएक्शन होती थी उसमें होता था जिंक सॉलिड कन्वर्ट होता था जिंक प्लस प्लस एक्वस में, और जो पोटेंशियल डेवलप होता था इसको बोलते थे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कैथोडिक हाफ शेल में रिएक्शन, जो मेटल होगा उसका आयन सॉल्यूशन से रॉड पे जाता था, कॉपर एक्वस, ये कॉपर सॉलिड में जाता था, और जो पोटेंशियल डेवलप होता था इसको बोलते थे रिडक्शन पोटेंशियल। अगर इसी को हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर करते थे तो इसको बोलते थे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि यही मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाफ शेल होता है। सबसे कॉमन टाइप का हाफ शेल यही होता है। इसमें मैं आपको बता ही चुका हूं कि एनोडिक हाफ शेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एनोडिक हाफ शेल को जिंक या मेटल सॉलिड और उसका आयन। कैथोडिक हाफ शेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पहले हम उसका आयन लेते हैं और सिंगल वर्टिकल लाइन, और फिर उसका सॉलिड ले लेते हैं। नस्ट इक्वेशन इसके ऊपर लगाना था तो ये हो जाता E बराबर E नॉट माइनस 0.059 अपॉन n लॉग जो भी आयन था उसका कंसंट्रेशन। और कैथोडिक हाफ शेल के केस में नस्ट इक्वेशन बनता है इसके लिए E बराबर E नॉट प्लस 0.059 अपॉन n लॉग आयन का कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा। तो ये है पहले टाइप का मेटल मेटल आयन हाफ शेल। मेटल मेटल आयन हाफ शेल ऐसा हाफ शेल जिसमें कोई मेटल अपने ही सॉल्युबल साल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप किया होगा। अब अगर इस तरह के हाफ शेल में ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ शेल, रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। अगर रिएक्शन रिडक्शन की हो रही है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ शेल, उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। इनका नस्ट इक्वेशन ऐसे आता है। ये बस सिंपल चीज़ें हैं बेटा जो हमको सीखते चलना है। ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरे टाइप का हाफ शेल आता है, दूसरे टाइप का हाफ शेल आता है उसको बोलते हैं गैस आयन हाफ शेल। सेकेंड टाइप ऑफ हाफ शेल जो है वो है गैस आयन हाफ शेल। नाम से पता चल रहा है कि गैस आयन तो एक कोई गैस होगी और उसी गैस का एनायन होगा।
गैस और उसी गैस का एनायन का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। जैसे गैस आयन हाफ सेल में हम लिख दें जरा कि दिस टाइप ऑफ हाफ सेल कंटेन अ गैस, एक कोई गैस होगी जिस, अब गैस और आयन रखेंगे, ध्यान से सुनना। इस टाइप के हाफ सेल में एक कोई गैस होगी और एक आयन होगा। तो गैस भी इलेक्ट्रोड का काम नहीं कर सकती। आयन का मतलब हुआ एक्वस सॉल्यूशन, तो वो भी इलेक्ट्रोड का काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड के लिए हम लोग प्लेटिनम का वायर लेते हैं। तो दिस टाइप ऑफ हाफ सेल कंटेन ए गैस, और इस गैस को एडजॉर्ब कराते हैं, एडजॉर्ब्ड एट प्लेटिनम ब्लैक, सैचुरेटेड विथ इट्स एनायन, उसी गैस का एनायन। देखो इसमें हम क्या करेंगे कि एक कोई बर्तन लेंगे, इस बर्तन में एक प्लेटिनम की वायर, और इस प्लेटिनम के वायर पे प्लेटिनम ब्लैक की एक पतली सी स्ट्रिप होगी, पत्ती होगी। इसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि कोई गैस को हम लोग पास कराएंगे। जैसे मान लो हम H2 करा दें, तो अगर H2 कराया है तो H2 का एनायन क्या होगा? H2 का जो एनायन होगा मतलब H-, तो H- आयन वाला एक सॉल्यूशन यहाँ पे ले लेंगे। जैसे हम कोई एसिड भर देंगे, कोई एसिड भर देंगे, ठीक है, या H+ वाला कोई भी एसिड भरेंगे तो H+ आ जाएगा। जैसे मान लो हमने HCl भरा या H2SO4 भरा, ठीक है। कहने का मतलब कि जो गैस लेंगे उसी के आयन का सॉल्यूशन लेंगे। अगर ये गैस केटायन बनाता है तो केटायन का सॉल्यूशन ले लेंगे। मान लो हमने गैस Cl2 गैस ले ली, प्लेटिनम का वायर, प्लेटिनम ब्लैक, तो इसमें जो सॉल्यूशन होगा वो Cl- का लेंगे, ठीक है बेटा। लेते क्या है, एक कोई गैस, गैस को हम लोग एक प्लेटिनम का वायर और नीचे रखते हैं प्लेटिनम ब्लैक। ये प्लेटिनम ब्लैक क्या करता है, ये गैस इधर से आती है, इसको एब्जॉर्ब करता है, जितनी ज़रूरत है गैस एब्जॉर्ब करेगा, बाकी गैस यहाँ से बबल के रूप में निकल जाएगी, बाकी गैस यहाँ से बबल के रूप में निकल जाएगी। ये प्लेटिनम का वायर हो गया, ये प्लेटिनम ब्लैक हो गया, ठीक है। जो गैस ली उसी के आयन का एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रोड बनाएंगे गैस आयन हाफ सेल कहलाएगा। गैस आयन हाफ सेल में कोई एक गैस, इस गैस को पास कराएंगे, जो प्लेटिनम के, ये प्लेटिनम का वायर इलेक्ट्रोड के जैसे काम करेगा, प्लेटिनम वायर इलेक्ट्रोड के जैसे काम करेगा, प्लेटिनम ब्लैक इस गैस को एब्जॉर्ब करेगा और यहीं पे इस गैस का आयन का एक्वस सॉल्यूशन भरा रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो इलेक्ट्रोड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं गैस आयन इलेक्ट्रोड, गैस आयन इलेक्ट्रोड। जैसे हमने आपको दो इलेक्ट्रोड बता दिया, एक बताया H2
और H+। तो गैस आयन हाफ शेल। यहाँ पे क्या है, Cl2 Cl- हाफ शेल। तो गैस आयन हाफ शेल में एक गैस जिसको हम लोग एडजॉर्ब कराएंगे प्लैटिनम ब्लैक पे, और ये इसी गैस के आयन के एक्वस सॉल्यूशन में डिप किया रहेगा। कोई गैस, उसका आयन, ये गैस एब्जॉर्ब होगी प्लैटिनम ब्लैक पे, और ये प्लैटिनम ब्लैक का वायर डिप होगा इसी गैस के आयन में। तो इस तरह का जो इलेक्ट्रोड बनता है उसको बोलते हैं गैस आयन इलेक्ट्रोड। अब गैस आयन इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे हमने मेटल आयन का रिप्रेजेंटेशन तो सीखा है, शुरू से उसी पे काम कर रहे थे। गैस आयन, तो मान लो हमने गैस लिया है H2, और इसके साथ हम लोग प्लैटिनम ये ब्रैकेट में लिखते हैं, और दूसरी तरफ इसका आयन लिख देते हैं, और आयन का कंसंट्रेशन लिख देते हैं। जैसे मान लो प्लैटिनम का वायर लिया, और गैस कौन सी है, Cl2, दूसरी तरफ इसका आयन, तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, अब आपको रिप्रेजेंटेशन से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे रिएक्शन कौन सी हो रही है। हाइड्रोजन 2H+ बनाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। सिमिलरली यहाँ पे भी Cl2 2Cl- बना रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा रिडक्शन। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो गैस आयन ऑक्सीडेशन हाफ शेल या एनोडिक हाफ शेल का रिप्रेजेंटेशन है। अगर गैस आयन का आपको कैथोडिक हाफ शेल का रिप्रेजेंटेशन करना है, तो जस्ट इसी को पलट देंगे तो वो हो जाएगा H+ H2, और इधर हो जाएगा प्लैटिनम। यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन लिखेंगे, हाँ प्रेशर भी, गैस है ना, तो अब इसका हम लोग पार्शियल प्रेशर लिख देते हैं ब्रैकेट में। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर लिख देते हैं, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर लिख देंगे इसका, और यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन लिख देंगे। ये डिरेक्शन का है, ऑक्सीडेशन हाफ से लिखना है, तो हो जाएगा Cl-, इसका कंसंट्रेशन सिंगल वर्टिकल लाइन Cl2, और ये हो जाएगा प्लैटिनम। ठीक है बेटा, ध्यान हमको क्या रखना है कि ऑक्सीडेशन हाफ शेल में हमेशा, ऑक्सीडेशन हाफ शेल में हमेशा हम लोग ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखते हैं, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन आपको बताया है। इसी तरह से रिडक्शन हाफ शेल में हमेशा हम लोग रिडक्शन की रिएक्शन कराते हैं, और उसका रिप्रेजेंटेशन लिखना आपको बता दिया है। ठीक है, तो गैस आयन हाफ शेल में मेन बात क्या है कि इसमें एक कोई गैस लेंगे, और उस गैस के आयन का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोड के लिए हम लोग प्लैटिनम का वायर यूज करेंगे, और गैस वहाँ पे स्टे करे, रुके सॉल्यूशन में, तो इसके लिए उसको प्लैटिनम ब्लैक पे एब्जॉर्ब कराएंगे। अब जो भी गैस होगी उसकी रिएक्शन होगी, जैसे हाइड्रोजन में इस टाइप से रिएक्शन होता है, और क्लोरीन में ये रिएक्शन होता है। तो अगर इसका हमको ऑक्सीडेशन हाफ शेल बनाना है, तो हाइड्रोजन आयन में जाएगा, और इस रिएक्शन से हमको ऑक्सीडेशन हाफ शेल बनाना है, तो क्लोराइड आयन Cl2 में जाएगा। ठीक है, गैस को रिप्रेजेंट करते समय हम लोग प्लैटिनम ब्रैकेट में लिख देंगे, उसके साथ गैस का पार्शियल प्रेशर लिखेंगे, और आयन का कंसंट्रेशन लिखेंगे। अब सपोज करो कि हमने हाइड्रोजन लिया है,
तो हाइड्रोजन आयन हाफ सेल के लिए अगर हम लोग एनोडिक हाफ सेल की बात करें, लिख देता हूं मैं, एनोडिक हाफ सेल ऑफ हाइड्रोजन आयन हाफ सेल। तो हाइड्रोजन आयन हाफ सेल आपने बोला तो ये समझ गए कि एक तो हाइड्रोजन गैस होगी और इसी का आयन यानी कि कैटायन लेंगे। गैस को हम लोग एडजॉर्ब कराएंगे किस पे, प्लैटिनम पे, और बीच में ये रखेंगे। अब एनोडिक हाफ सेल है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, यानी कि यहाँ पे रिएक्शन होगी H2 2H+। H2 गैस है तो इसका हम लोग पार्शियल प्रेशर रखेंगे और इसका कंसंट्रेशन रखेंगे। अब गैस आयन हाइड्रोजन आयन हाफ सेल के एनोडिक हाफ सेल का नष्ट इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, E बराबर E0 माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट में हाइड्रोजन आयन है और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे H2 है, H2 गैस है तो गैस के केस में इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन आयन एनोडिक हाफ सेल के लिए नष्ट इक्वेशन। ठीक है, इसी तरीके से अगर एनोडिक के बजाय हम लोग कैथोडिक के लिए लिखें तो कैथोडिक की रिएक्शन क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो हाइड्रोजन आयन कन्वर्ट होगा हाइड्रोजन गैस में और उसके केस में E बराबर हो जाएगा E0 माइनस 0.059 अपॉन n लॉग। अब प्रोडक्ट है तो ये हो जाएगा PH2 और नीचे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कैथोडिक हाफ सेल के लिए नष्ट इक्वेशन। आप क्लोरीन के लिए लिखना चाहें तो उसमें भी आप रिएक्शन लिख के, जैसे मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूं, जिसका भी लिखना है। क्लोरीन आयन का मतलब हुआ कि हमारे पास गैस होगी क्लोरीन और इसका आयन क्लोराइड आयन। अब अगर हमको एनोडिक हाफ सेल लिखना है तो एनोडिक हाफ सेल का मतलब ऑक्सीडेशन कराना है, और ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2Cl माइनस जाएंगे Cl2 में। ठीक है, अब इसके लिए नष्ट इक्वेशन लिखना है तो E बराबर E0 माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट Cl2 है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, और इधर Cl माइनस है कोफिशिएंट 2 है तो स्क्वायर। अगर इसी का हमको कैथोडिक हाफ सेल के लिए नष्ट इक्वेशन लिखना है तो कैथोडिक हाफ सेल में हमेशा रिडक्शन होती है। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Cl2 कन्वर्ट होगा 2Cl माइनस में, और नष्ट इक्वेशन लिखोगे तो E बराबर E0 माइनस 0.059 अपॉन n लॉग। अब प्रोडक्ट हो गया क्लोराइड आयन, कोफिशिएंट 2 है तो स्क्वायर, और नीचे रिएक्टेंट में गैस है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2। ठीक है बेटा, तो ये हो गए गैस आयन हाफ सेल। ठीक, अब तीसरा टाइप ऑफ सेल है उसको बोलते हैं रिडॉक्स हाफ सेल। थर्ड टाइप ऑफ जो हाफ सेल होता है उसको बोलते हैं रिडॉक्स हाफ सेल। थर्ड टाइप ऑफ सेल को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। रिडॉक्स हाफ सेल या इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल।
ऑक्सीडेशन रिडक्शन, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन होगी। तो इस टाइप के सेल में, इस टाइप के हाफ सेल में हम लोग एक प्लेटिनम का वायर रखते हैं और किसी भी एक एलिमेंट का सॉल्यूशन रखते हैं जिसमें उसके दो ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट हो। सॉल्यूशन ऑफ एनी एलिमेंट हैविंग इट्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट। एक तो हम प्लेटिनम का वायर लेंगे और प्लेटिनम के वायर जो होंगे वो इलेक्ट्रोड के जैसे काम करेंगे और इस सॉल्यूशन में किसी भी एलिमेंट के सॉल्यूशन को भरते हैं। शर्त यह होता है कि इस एलिमेंट का दो ऑक्सीडेशन स्टेट इस सॉल्यूशन में होना चाहिए। जैसे मान लो प्लेटिनम का वायर लिया और इसमें हमने फेरस आयरन और फेरिक आयरन, तो एलिमेंट आयरन हो गया और इस सॉल्यूशन के अंदर फेरस आयन भी है और फेरिक आयन है। तो इस तरह का जो हाफ सेल बनता है इसको बोलते हैं रिडॉक्स हाफ सेल या ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है बेटा। और लास्ट टाइप का जो सेल है वो है मेटल insoluble salt anion हाफ सेल। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक कोई मेटल और ये मेटल काम करेगा इलेक्ट्रोड का, इस मेटल के ऊपर इसी मेटल के इनसॉल्युबल साल्ट का एक कोटिंग रहेगा। कोटिंग ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट। ठीक है। और इसमें जो सॉल्यूशन भरा जाएगा इस इनसॉल्युबल साल्ट का एनायन होगा, एनायन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट। तो इस टाइप का जो हाफ सेल बनता है उसको बोलते हैं मेटल इनसॉल्युबल साल्ट एनायन। जैसे मान लो हमने मेटल लिया प्लेटिनम का, प्लेटिनम के बजाय तुम सिल्वर का ले लो। हमने सिल्वर की रॉड ली। अब सिल्वर का इनसॉल्युबल साल्ट, तो सिल्वर क्लोराइड, आपको पता है सिल्वर क्लोराइड, तो AgCl ये इनसॉल्युबल साल्ट हो गया। तो इसका एक कोटिंग कर देंगे मेटल के ऊपर और इसमें जो सॉल्यूशन भरा जाएगा ये इनसॉल्युबल का एनायन यानी कि Cl- का एक्वस सॉल्यूशन इसके अंदर भर देंगे। तो मेटल इनसॉल्युबल साल्ट और एनायन, मेटल की रॉड होगी, इनसॉल्युबल साल्ट की कोटिंग होगी और एनायन का एक्वस सॉल्यूशन होगा। ठीक है। जैसे अगर दूसरा हम करें तो मरकरी HgCl2 और Cl-, मेटल इनसॉल्युबल साल्ट और Cl-। ठीक है। मेटल इनसॉल्युबल साल्ट और उसका एनायन। इस स्पेसिफिक जब Hg को यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं कैलोमल, कैलोमल
हाफ सेल। कैलोमल हाफ सेल एक स्पेशल टाइप ऑफ मेटल इनसॉल्युबल साल्ट एनायन हाफ सेल होता है। तो बेसिकली ये 4 तरह के हाफ सेल हमारे पास होंगे और इन्हीं 4 हाफ सेल के अलग अलग कॉम्बिनेशन से, इनमें से 4 में से किन्हीं 2 का कॉम्बिनेशन बना दो और उनमें से किसी एक को एनोडिक हाफ सेल बना दो और दूसरे को कैथोडिक हाफ सेल बना दो, वायर से और साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दो तो कंप्लीट सेल बन जाता है। कहने का मतलब कि जो 4 आपने पढ़ा है, एक पढ़ा मेटल आयन, दूसरा पढ़ा गैस आयन, तीसरा पढ़ा रिडॉक्स और चौथा पढ़ा मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट और उसका एनायन। तो ये 4 तरह के हाफ सेल हैं। अब मेटल आयन में भी 2 होंगे, एक कैथोडिक हाफ सेल और एक एनोडिक हाफ सेल। इसी तरह से गैस आयन में भी 2 बनेंगे, एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल। रिडॉक्स में भी 2 बनेंगे, एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल। इसमें से भी बनेंगे एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल। ठीक है, तो बेसिकली 4 टाइप के हाफ सेल हो गए और 4 टाइप के हाफ सेल से टोटल आपके 8 तरह के सेल बनेंगे। अब इनका जैसे मान लो हमने मेटल आयन कैथोडिक लिया तो गैस आयन एनोडिक ले लेंगे। ठीक है, मतलब इनके कॉम्बिनेशन से आप कंप्लीट सेल बना देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कंप्लीट सेल में रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन ऑफ कंप्लीट सेल, रिएक्शन ऑफ कंप्लीट सेल या इसको बोलते हैं सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन क्या होगी? तो कंप्लीट सेल में 2 हाफ सेल हैं तो 2 रिएक्शन होगी। पहले हम लोग लिखते हैं एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन। तो अब बार बार बोलने की जरूरत नहीं है बेटा, आपको पता है कि एनोडिक हाफ सेल पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन का मतलब है कि मेटल सॉलिड। हम ये सारे अब करेंगे ना आगे का काम मेटल आयन लेके, स्पेसिफिक केस में जहाँ दिया होगा वहाँ पे हम दूसरा कोई हाफ सेल कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो एक्वस जैसे जो यूजुअली हम लोग लेके चल रहे थे जिंक सॉलिड, तो ये कन्वर्ट होगा जिंक प्लस प्लस एक्वस में और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे Zn प्लस प्लस और इसकी वैल्यू होती है 0.76। मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर मेटल और मेटल आयन फिक्स कर दिया तो वैल्यू भी फिक्स हो जाती थी। ठीक है, अब कंप्लीट सेल रिएक्शन है तो ये तो एनोडिक हाफ सेल की रिएक्शन होगी। अब दूसरा होगा कैथोडिक हाफ सेल। तो कैथोडिक हाफ सेल पे आपको पता है हमेशा रिडक्शन होता है और रिडक्शन का मतलब कि मेटल का आयन एक्वस फॉर्म से इलेक्ट्रॉन लेके और मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। इसमें हम लोग अब तक कॉपर लेके चल रहे थे तो कॉपर के ऊपर ही बात कर लें। एक्वस होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके लिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे Cu प्लस प्लस और ये हो जाएगा Cu सॉलिड। और स्टैंडर्ड है मेटल और मेटल का आयन आपने फिक्स कर दिया तो वैल्यू भी फिक्स हो जाएगी और ये होती है 0.34 वोल्ट। ठीक है,
अब ये दो रिएक्शन हो रही हैं, एक एनोडिक हाफ सेल में, एक कैथोडिक हाफ सेल में। तो कंप्लीट रिएक्शन या नेट रिएक्शन, जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ोगे तो दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो पूरा क्या बनेगा, Zn सॉलिड प्लस Cu प्लस प्लस एक्वस, और इधर हो जाएगा Zn प्लस प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। और अब जो सेल बनेगा उसका हम लोग बोलेंगे ई नॉट सेल। और ई नॉट सेल कैसे आएगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल की वैल्यू ऐड कर देंगे, तो ऐड करोगे ये कितना आएगा, 6 4 0 और 7 3 1, यानी कि 1.1 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट सेल रिएक्शन। मतलब कंप्लीट सेल कैसे बनता है, एक एनोडिक हाफ सेल और एक कैथोडिक हाफ सेल को वायर से कनेक्ट करने से। अब सेल रिएक्शन क्या होगी, एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन और कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन को ऐड करने से जो रिएक्शन बनेगी वही कंप्लीट सेल रिएक्शन होगी। सेल का पोटेंशियल कितना होगा, तो एनोडिक हाफ सेल का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और कैथोडिक हाफ सेल का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, इन दोनों पोटेंशियल को ऐड कर दोगे तो सेल का पोटेंशियल आ जाएगा। हम ये सब कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन में कर रहे हैं, तो ये जो सेल का पोटेंशियल निकलेगा वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन का पोटेंशियल होगा। ठीक है, हमने आपको बताया कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल का पोटेंशियल निकालना है तो इसका तरीका है, स्टैंडर्ड कंडीशन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड कंडीशन में रिडक्शन पोटेंशियल। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, एनोड का, रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड का। ठीक है, तो ये फार्मूला आपके बहुत काम आने वाला है कि ई नॉट सेल जो कंप्लीट सेल बनेगा उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, तो वो जो एनोडिक हाफ सेल होगा उसका स्टैंडर्ड कंडीशन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोडिक हाफ सेल का स्टैंडर्ड कंडीशन में रिडक्शन पोटेंशियल आप ऐड कर दोगे तो सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा। अगर स्टैंडर्ड ना निकाल के हमको किसी गिवन कंडीशन में निकालनी है तो अभी वही करेंगे। गिवन कंडीशन में एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो गिवन कंडीशन के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं और एनोड के लिए है, प्लस गिवन कंडीशन में कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मैंने आपको एक चीज बताया है बेटा कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो बराबर होता है रिडक्शन पोटेंशियल के, बस उनका साइन फर्क होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले में एक बार आप OP के जगह RP रख सकते हो और एक बार RP के जगह OP रख सकते हो। तो क्या हो जाएगा देखना जरा, अगर हम OP लेके चले तो E नॉट OP ऑफ एनोड और प्लस RP के जगह हम लोग ये माइनस आएगा तो इसको रखेंगे माइनस EOP ऑफ कैथोड, यानी कि आ जाएगा EOP ऑफ एनोड माइनस EOP ऑफ कैथोड। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास फार्मूला ये आ गया। तीसरा फार्मूला, अभी तो हमने RP के जगह OP रखा, OP के जगह RP रख के देखते हैं। तो E नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा, OP के जगह पे माइनस RP रखेंगे तो माइनस E नॉट RP ऑफ एनोड और प्लस
ई नॉट आर पी ऑफ कैथोड। अब प्लस वाले को पहले ले आओ, तो ई नॉट सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट आर पी ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट आर पी ऑफ एनोड। तो ये 3 फार्मूला हो गया सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने। एक फार्मूला तब अप्लाई करेंगे जब एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो, और हमेशा आप इसी फार्मूले को याद रखना, साथ में याद रखना, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन होता है। आप हमेशा याद रखो कि ई नॉट सेल निकालने के लिए एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ऐड करेंगे। अब मान लो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो हमको पता है कि रिडक्शन पोटेंशियल अगर दिया है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब इस फार्मूले को याद रखेंगे, इस फार्मूले को याद रखेंगे, तो आप इन दोनों के हेल्प से बाकी जो 2 फार्मूले हैं वो बना सकते हैं। सिमिलरली ये तो स्टैंडर्ड के लिए बात किए थे। अगर हमको गिवन कंडीशन में निकालनी है तो बिल्कुल इसी के जैसा ई सेल बराबर हो जाएगा ई ओ पी ऑफ एनोड माइनस ई ओ पी ऑफ कैथोड, दूसरा फार्मूला। और इसी के एनालॉगस हो जाएगा ई सेल बराबर ई आर पी ऑफ कैथोड माइनस ई ओ पी ऑफ आर पी ऑफ एनोड। ठीक है, सिमिलर फार्मूले हैं बेटा। आपको सिर्फ याद रखना है कि कंप्लीट सेल आएगा एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल को ऐड करने से। ठीक है, अब इसमें आप इस फार्मूले के हेल्प से कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल किसी भी मेटल के मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, बस उनका साइन अपोजिट होता है, तो ये फार्मूले आप डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग नस्ट इक्वेशन जरा अप्लाई करें। तो नस्ट इक्वेशन कि जो आपने अभी स्टैंडर्ड कंडीशन और गिवन कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला है, इसके लिए क्या होगा, तो कंप्लीट रिएक्शन क्या आई थी बेटा, Zn सॉलिड प्लस Cu प्लस प्लस एक्वस, ये था Zn प्लस 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 Cu सॉलिड। अब इसके लिए हमको नस्ट इक्वेशन, तो जनरल नस्ट इक्वेशन क्या होती है, E बराबर ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन n लॉग एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। अप्लाई कर दो। E कंप्लीट सेल है तो यहाँ पे सेल लिखेंगे बराबर ई नॉट सेल, और ई सेल आपको क्वेश्चन में निकालना होगा। और ई नॉट सेल एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में ऐड करने से आ जाएगा माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट में क्या क्या है, Zn प्लस प्लस और Cu सॉलिड है तो इसका एक्टिव मास 1 आ जाएगा, और नीचे Zn रिएक्टेंट है, सॉलिड है, एक्टिव मास 1 आ जाएगा, उसे पा जाएगा Cu। ठीक है, तो ये किसी भी कंप्लीट सेल के लिए नस्ट इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब लास्ट चीज है इसका रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन भी आसान है, आपको पता है रिप्रेजेंटेशन में कि लेफ्ट साइड में एनोडिक हाफ सेल होता है और राइट साइड में कैथोडिक हाफ सेल होता है, इनके बीच में सॉल्ट ब्रिज होता है। तो कंप्लीट सेल का रिप्रेजेंटेशन भी पहले एनोडिक हाफ सेल लिखेंगे,
लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कैथोडिक हाफ सेल लिखेंगे और इन दोनों को एक डबल वर्टिकल लाइन से सेपरेट करेंगे। ये डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करती है साल्ट ब्रिज को, साल्ट ब्रिज को, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है कंप्लीट हाफ सेल का। अब थोड़ा सा इसको भी और एक्सपेंड करो तो एनोडिक हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन आपको पता है, कैथोडिक हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन पता है। जैसे एनोडिक हाफ सेल में पहले हम लोग इलेक्ट्रोड लिखते थे, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोड, फिर एक सिंगल लाइन, उसका इलेक्ट्रोलाइट, फिर ये डबल लाइन। कैथोडिक हाफ सेल में पहले इलेक्ट्रोलाइट लिखते थे, इलेक्ट्रोलाइट, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोड लिखते थे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग कंसंट्रेशन लिखते थे, तो ये मान लो C1 हो गया और ये C2 हो गया। जैसे जो हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे हैं Zn प्लस Cu प्लस प्लस Zn सॉलिड प्लस Cu, Zn प्लस 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 Cu सॉलिड, इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले हम लोग लिखेंगे जिंक सिंगल वर्टिकल लाइन, इसका सॉल्यूशन ZnSO4 डबल वर्टिकल लाइन, CuSO4 और फिर Cu। या हमने आपको बताया था इसके जगह पे सिर्फ आयन आप लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा Zn प्लस प्लस डबल वर्टिकल लाइन Cu प्लस प्लस और इधर हो जाएगा Cu। तो ये है कंप्लीट सेल का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है बेटा। तो इतना आप कर लीजिएगा, इसके बाद जो क्वेश्चन है उसकी हम प्रैक्टिस कराएंगे। थैंक यू।